हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उड़ान पब्लिकेशन का सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और मेरे साथ सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चले और देखिए कि जो आप लोग कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दोस्तों, बहुत कोई मुझे बोल रहे थे कि जो सेट को डेली चलाएं, बट दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम का डेट दिया वो अभी 18 और 19 को है। बट इस डेट पर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा ये अभी कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो अभी सेट 1 से 2 दिन के गैप में ही करेंगे। उसके बाद जब एग्ज़ाम कंफर्म हो जाएगा उसके बाद जो है हम लोग अपना सेट को डेली करेंगे। तो खैर ये तो बातें हो गए, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्रिक सीमा रेखा विवाद किस देश से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रिक कहाँ पर है। तो ये जो दोस्तों क्रिक जो पड़ता है ये आपका गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है ना। क्रिक कहते हैं किसको, तो जब समुद्र का कुछ हिस्सा स्थल में आ जाता है, ठीक है। ये जब समुद्र ऐसे बहते बहते यहाँ पर इस तरह से आकृति बना जाता है तो उसी हिस्सा को हम लोग क्रिक कहते हैं। और ये सर क्रिक कहाँ पर है दोस्तों, तो गुजरात में है। तो क्रिक सीमा रेखा विवाद किसके किसके साथ है, तो पाकिस्तान और गुजरात, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है ये विवाद है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिक सीमा रेखा विवाद किसके साथ है, पाकिस्तान, इंडिया, या अगर राज्य बोला जाए तो गुजरात राज्य के साथ है। उसके बाद अगर बात किया जाए दोस्तों कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच कौन सा लाइन है या रेखा है, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच आपको पता है रेड क्लिफ लाइन है। वहीं बात किया जाए आपका चीन के साथ, तो चीन के साथ कौन सा लाइन है, तो चीन के साथ आपका दोस्तों मैकमोहन लाइन है। बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश पहले दोस्तों पाकिस्तान का हिस्सा था, तो जब पाकिस्तान अलग हो रहा था तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है रेड क्लिफ लाइन ही था। तो अगर पूछा जाए भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा है, तो रेड क्लिफ लाइन ही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों म्यांमार, तो म्यांमार के साथ वैसा कोई बाउंड्री नहीं है, बट यहाँ पर एक पर्वत है आराकोमा पर्वत, यही दोस्तों जो है बाउंड्री बनाता है भारत और म्यांमार के बीच। तो अगर यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश के साथ जो है भारत का सीमा नेचुरल है, यानी प्राकृतिक रूप से किस देश के साथ सीमा बनाया हुआ है, तो म्यांमार के साथ। यहाँ पर क्योंकि ये सारे जो भी है रेड क्लिफ हो गया, मैकमोहन हो गया, ये सारे को बनाया गया, यानी ये किसी आदमी के द्वारा या किसी के द्वारा या आपका सरकार के द्वारा खींचा गया। लेकिन ये जो लाइन है दोस्तों ये आपका नेचुरली रूप से बना हुआ था। इसलिए अगर पूछा जाए कि भारत का किसके साथ प्राकृतिक रूप से रेखा बनता है, तो ये म्यांमार के साथ। और ये कौन सा है, तो आराकोमा पर्वत। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड ASCICS इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड आस्की इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया, श्रद्धा कपूर को। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये भी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे करीना कपूर। तो करीना कपूर किनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, यूनिसेफ, ठीक है। सैफ की करीना, तो यूनिसेफ, सैफ की करीना, तो करीना किनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो यूनिसेफ की। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों आलिया भट्ट, तो आलिया भट्ट गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, GUCCI, गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आलिया भट्ट। दीपिका पादुकोण दोस्तों, तो दीपिका पादुकोण आपका अभी आप इनको देखते होंगे बिस्लरी का प्रचार करते हुए, और उसके साथ ये हुंडई का भी है, ठीक है। तो दीपिका पादुकोण बिस्लरी और हुंडई का। उसके बाद हमारी झारखंड की एक खिलाड़ी है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सलीमा टेटे। सलीमा टेटे ये किनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो सलीमा टेटे दोस्तों आपका एशिया हॉकी महासंघ का, एशिया हॉकी महासंघ का जो ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है, सलीमा टेटे को। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि MS धोनी जो है ये किनके ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी क्योंकि हमारे झारखंड से ही रिलेटेड है तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो MS धोनी ये किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बन गया है। तो संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य दोस्तों ये ईरान बना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन इसका स्थापना कब होता है दोस्तों, तो ये वर्ष 2001 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो है मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। यहाँ पर आप लोगों का एक और क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, जो आप लोग से मैं पूछता हूँ कि ब्रिक्स में अभी टोटल कितने नए देश शामिल होने का जो है घोषणा किया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। ये दोस्तों आपका 2024 का न्यूज़ है यार, और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग कमेंट करके बताएं कि ब्रिक्स में अभी कौन नए देश शामिल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर के साथ सेल्फी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है। तो मंदिर के साथ सेल्फी कार्यक्रम दोस्तों ये उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरोष्ठी लिपि
में कुल कितने वर्ण हैं? तो खरोष्टी लिपि में दोस्तों ये टोटल 37 वर्ण है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और खरोष्टी लिपि और जो आपका अरमानिक लिपि ये किस क्षेत्र में ज़्यादातर देखा गया है दोस्तों? तो ये आपका पश्चिम और उत्तर वाला, भारत का जो पश्चिम उत्तर भाग है यहाँ पर खरोष्टी और अरमानिक लिपि का ज़्यादा विकास हुआ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटे क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन है बेमेल? ठीक है, यहाँ पर बेमेल का चयन करना है। पुस्तक और लेखक महात्मा गांधी, रोमन रोल्ड। महात्मा गांधी ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोमन रोल्ड के द्वारा। ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। राइजिंग इन फॉर्म हेराल्ड मैकलन के द्वारा। गुलिवर्स ट्रेवल जॉन किट्स, नहीं ये गुलिवर्स ट्रेवल किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो गुलिवर्स ट्रेवल जो आपका जॉनथन स्विफ्ट है, ट्रेवल करेंगे स्विफ्ट गाड़ी में, ठीक है, ट्रेवल करेंगे स्विफ्ट गाड़ी में, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो गुलिवर्स ट्रेवल जो है ये जॉनथन स्विफ्ट के द्वारा। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही युग्म का चयन करना है। देश और उसकी राजधानी क्यूबा का हवाना होगा, तो पहला तो ये गलत हो जाएगा। चिली का सेंटियागो ये सही है। एस्टोनिया का तल्लीन होगा, ये भी यहाँ पर गलत है। ग्रीस का किंगस्टन है। ग्रीस का दोस्तों एथेंस होता है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। एथेंस, आप लोग एथेंस से याद करिए दोस्तों, एथेंस में क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहला जो ओलंपिक हुआ था, सबसे पहला ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? तो ग्रीस के एथेंस में 1894 ईस्वी में, ठीक है, तो ये याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉरिशस देश की मुद्रा क्या है? मॉरिशस देश की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो मॉरिशस देश की मुद्रा जो है ये रुपया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा आप लोग ट्रिक याद करके रख लीजिए या कॉपी में से लिख लीजिए, किस किस देश का जो मुद्रा है वो रुपये है, ठीक है, कौन कौन सा जो ऐसा देश है जहाँ पर रुपया चलता है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए दोस्तों, जैसे मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ठीक है, तो यहाँ मांगा से कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर ये आपका जो मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, यहाँ पर ये मांगा का कोई मतलब नहीं होगा। बाकी यहाँ पर जितने वर्ड है इससे रिलेटेड कोई ना कोई देश है। तो जैसे माँ से हो गया, पहला माँ से हो गया मॉरिशस, दूसरा माँ से हो गया मालदीव, ठीक है, एक माँ से हो गया मॉरिशस, दूसरे माँ से हो गया मालदीव। श्री से क्या होगा दोस्तों? तो श्रीलंका, श्री से आपका क्या होगा? श्रीलंका। ने से हो गया नेपाल, ठीक है। यहाँ भा से हो गया भारत, उसके बाद ई, ठीक है, भा से हो गया भारत। ई से क्या होगा दोस्तों? ई से हो गया आपका इंडोनेशिया, ठीक है। से हो गया आपका सेशल्स, और पाक से तो आपका पाकिस्तानी हो जाएगा। तो इसे आप याद करके रख लीजिए, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। मामा श्री से एक से मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशल्स और पाकिस्तान। तो ये ऐसे देश है जहाँ पर रुपया चलता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में जो है दोस्तों जो अवधि होती है वो 70 मिनट की होती है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना की गई। तो नीति आयोग का जो स्थापना दोस्तों ये कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को। ये आपका गैर संवैधानिक संस्था, ठीक है, आप ये पूछता है कि ये नीति आयोग किस तरह का संस्था है? एक गैर संवैधानिक संस्था, ये भारत का गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है, ठीक है, गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है और ये गैर संवैधानिक संस्था है। इससे आपका करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष तो आप सभी को पता है हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद अगर बात किया जाए इसके उपाध्यक्ष पहली महिला बनी है दोस्तों, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहली महिला जो नीति आयोग की उपाध्यक्ष बनी, इनका नाम है सुमन बेरी। तो इनका नाम याद रखिए कि पहली महिला जो बनी है उपाध्यक्ष नीति आयोग की सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो ऋग्वेद यहाँ पर क्या है? तो दोस्तों तो ऋग्वेद का ब्राह्मण वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद में जो ब्राह्मण वेद आएगा ये आपका ऐतराय आ जाएगा, यानी पहला का हो जाएगा 3, ठीक है। साम में 20 करेंगे तो पंचवीस। उसके बाद अथर्वा वेद में क्या होगा दोस्तों? तो अथर्वा वेद में जो हो जाएगा ये आपका अथर्व है, गोपद है, ठीक है, और यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में आपका शतपथ, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से ये मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। इसके लिए आप दोस्तों इस तरह से इसका जो वेद है उसका वेद का आपको जो है ब्राह्मण वेद कौन कौन सा उसका एक ट्रिक है, याद कर लीजिए। जैसे ऋग्वेद का लिए तो दोस्तों आप याद रखिए 1, ऋग्वेद में 1, तो
ए से हो गया ऐतराय ब्राह्मण, ठीक है, ऐतराय ब्राह्मण। और का से हो गया कौस्तकी। ऐतराय ब्राह्मण और कौस्तकी ये किसकी ब्राह्मण वेद है? तो ये ऋग्वेद का, ठीक है, ऋग्वेद 1। उसके बाद आ गया सामवेद। तो साम में हम लोग क्या करते हैं? विष करते हैं। साम में क्या करते हैं? विष करते हैं। तो विष से क्या बनेगा? पंचविष, ठीक है, सामवेद पंचविष। उसके बाद दोस्तों आ गया यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है दोस्तों? तो यजुर्वेद का जो आपका हो जाएगा, यजुर्वेद में याद रखिए सत्य, सत्य। तो एक सा से बनेगा सतपथ, ठीक है, और ता से बनेगा तैतराय, तैतराय। यजुर्वेद में सत्य। यजुर्वेद आपका दोस्तों आपको पता है युद्ध है, तो युद्ध होगा सत्य। तो सत्य का सात हो गया सतपथ हो गया, और ता से हो गया तैतराय। और अथर्वा वेद में गोपद, अथर गोपद। तो इस तरह से इसको याद रखिए। उसके बाद यहाँ पर आपका और कुछ पूछ सकता है, जैसे ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपका ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऋग्वेद में आपका मंत्र और उच्चारण मिलता है, ठीक है, मंत्र और उच्चारण ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद दोस्तों ये संगीत से संबंधित है, ठीक है, सामवेद संगीत से। यजुर्वेद, यजुर्वेद में दोस्तों आपका युद्ध है, युद्ध और यज्ञ के संबंधित जो भी सारा चीज़ है ये यजुर्वेद में मिलेगा। और अथर्वा वेद दोस्तों इसमें जादू टोना और चिकित्सा के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन युग में सही नहीं है? ठीक है, कौन सा युग में जो सही नहीं है? द इंडियन स्ट्रगल। तो ये पहला ही गलत हो गया दोस्तों। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। बाकी सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती सही है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू सही है। उसके बाद युगांतर अरविंद घोष ये भी सही है। स्वराज शब्द का पहला यूज करने वाले कौन थे? तो स्वराज शब्द का जो पहला यूज करने वाले थे दोस्तों ये दयानंद सरस्वती ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला भारतीय जिसने 1857 के संघर्ष पर भारतीय भाषा में किताब लिखा, ठीक है, ये तो पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने 1857 के जो है संघर्ष पर भारतीय भाषा में किताब लिखी है? ये इनका नाम क्या है दोस्तों? वी.डी. सावरकर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनका पुस्तक का नाम भी था दोस्तों 1857, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति नामक पुस्तक ही इनका नाम है, ठीक है। तो ये वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य के द्वारा ये जो आपका 4 मठ कहाँ कहाँ स्थित है? तो ये आपका दोस्तों आदि शंकराचार्य ने जो है भारत के 4 कोनों में 4 मठ बनाया है। तो ये कहाँ कहाँ पर है? तो ये दोस्तों द्वारका में, पुरी में, श्रृंगेरी में और ज्योतिर्मठ में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों पूरब में, पूरब साइड में यहाँ पर आ जाइए उड़ीसा, उड़ीसा में पुरी है, ठीक है, पुरी में, ठीक है, पूरब में हो गया पुरी। उसके बाद आपका नॉर्थ में, नॉर्थ में दोस्तों आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपका कौन सा है दोस्तों? तो उत्तराखंड में जो आपका है ज्योतिर्मठ है ना, उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ। उसके बाद आपका ये द्वारका, द्वारका आपका पश्चिम में है, पश्चिम में कहाँ पर? गुजरात में। द्वारका कहाँ पर? गुजरात में। उसके बाद श्रृंगेरी, श्रृंगेरी दोस्तों ये आपका सबसे दक्षिणता में। श्रृंगेरी कहाँ पर? तो ये आपका रामेश्वरम में, ठीक है, रामेश्वरम तमिलनाडु में। तो ये आपका चार कोनों में आदि शंकराचार्य के द्वारा मठ बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हुसैन सागर झील मध्य प्रदेश में स्थित है? नहीं, हुसैन सागर झील दोस्तों आपका तेलंगाना में है। धुआंधार जलप्रपात गोदावरी नदी पर? नहीं, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश में है। तो ये दोनों कथन दोस्तों असत्य हो जाएगा। तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ऊंचावच आकृति पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार और खासी पहाड़ियाँ। तो इसको जो है पश्चिम से पूरब की ओर सजाना। तो सबसे पश्चिम में कौन है और सबसे पूरब में कौन है? तो यहाँ से आप दोस्तों इससे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि सबसे जो गारो खासी जयंतिया ये कहाँ पर पड़ता है? गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है ये मेघालय में पड़ता है। तो सबसे पूरब का जो कौन हो जाएगा? ये आपका खासी हो जाएगा। उसके बाद हमारा छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप इसका लोकेशन पता करेंगे तो मैकाल आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है और उसके बाद महादेव आपका मध्य प्रदेश और गुजरात में। तो ये पश्चिम, सबसे पश्चिम ये हो गया और सबसे पूरब ये हो गया, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब जाना तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और ये उसके बाद 4। तो 1, 2, 3, 4 यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसका लोकेशन भी इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों।
है ना। तो यहाँ पर ये आपका कौन सा पर्वत है, तो सबसे पहले ये महादेव की पर्वत है। महादेव की पर्वत ये कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात का कुछ पार्ट में है, और उसके बाद मध्य प्रदेश। यहीं से फिर आपका ये छत्तीसगढ़ में आपका मैकाले पर्वत है। मैकाले पर्वत दोस्तों आपका थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश में है, बाकी जो इसका मेन पोर्शन पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उसके बाद ये आपका दोस्तों यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, और सबसे पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी बनती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका लोकेशन याद रखिए। उसी का अगर बात किया जाए दोस्तों, ये विंध्याचल पर्वत, ये इसके ऊपर में कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। उसके बाद यहीं पर इसका ये राजस्थान वाले क्षेत्र में आपका अरावली पर्वत श्रेणी इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको एक बार मैप के थ्रू सारे लोकेशन को पता कर लीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य पूछ रहा है। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, ये तो सही है दोस्तों। गंगोत्री और यमुनोत्री शिवालिक हिमालय का भाग है, नहीं, गंगोत्री और यमुनोत्री आपका दोस्तों मध्य हिमालय का भाग है, तो ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए केवल एक ही कथन यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी दवा के कारण गिद्धों की मौत हुई थी। तो ये अभी गिद्धों की मौत का ये इससे रिलेटेड न्यूज अभी काफ़ी चला था दोस्तों, 2022 के करीब में, है ना, 2022 और 21 के करीब में। और ये किस दवा के कारण, तो डाइक्लोनोफिनिक के कारण, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समिति में गरीबी का अनुमान से संबंधित नहीं है। तो गरीबी से संबंधित कौन सा समिति नहीं है यहाँ पर, तो वाई के अलग समिति ये है, लकड़वाला समिति सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, रंगराजन समिति ये भी आपसे गरीबी से ही संबंधित है, नरसिम्हन समिति ये नहीं संबंधित है दोस्तों। तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपका बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कौन सा है, नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर अधिनियम 1860 भारत में पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया। तो भारत में जो पहली बार जो आयकर अधिनियम, या फिर आपको ये कह लीजिए कि भारत में सबसे पहला बजट किसके द्वारा 1860 में पेश किया गया था, तो जेम्स विल्सन के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए स्वतंत्र भारत का सबसे पहला जो है बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला जो बजट है दोस्तों ये संगमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया था। अगर एक और क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा बार बजट किस व्यक्ति के द्वारा या किस मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया, तो ये मोरारजी देसाई के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं पूछ रहा है, तो लेटराइट मिट्टी में आयरन मौजूद नहीं होता है, लाल मिट्टी में आयरन प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। तो लाल मिट्टी में तो आयरन मौजूद होता है, दूसरा कथन तो सत्य है। लेटराइट मिट्टी में दोस्तों आयरन और सिलिका ये दोनों प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, तो ये कथन असत्य है, यह सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, केवल एक कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन ए। फिर से हम लोग को सुमिलित युग्म को चुने, कौन सा यहाँ पर सही मिलान किया हुआ है। तो चावल उत्पादन में भारत में विश्व में स्थान, चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कितना है दोस्तों, दूसरा सही है। गेहूं के उत्पादन में भी ये दूसरा ही है। उर्वरक के उत्पादन में भी आपका दोस्तों दूसरा है। ठीक है, उर्वरक के उत्पादन में भी दूसरा है। तंबाकू के उत्पादन में दोस्तों ये तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही कथन का चुनाव करें। सही कथन यहाँ पर कौन सा है, तो नर्मदा सागर परियोजना राजस्थान में स्थित है, नहीं, नर्मदा सागर परियोजना दोस्तों ये आपका नर्मदा नदी को जो मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है, तो ये नर्मदा सागर परियोजना दोस्तों ये एमपी में स्थित है। तो पहला तो ये गलत हो गया। जवाहर सागर परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है, नहीं, जवाहर सागर परियोजना दोस्तों ये आपका चंबल नदी पर है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी में राजस्थान में स्थित है, तो ये दूसरा भी आपका गलत है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, ये तो कथन यहाँ पर सही है। सरदार सरोवर परियोजना गोदावरी नदी पर है, नहीं, सरदार सरोवर जो परियोजना है ये आपका नर्मदा नदी पर है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। और किन किन राज्यों से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये तीनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान का संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संविधान सभा के सीटों का बंटवारा निम्न में से किस समुदाय समूह में किया गया था। तो संविधान सभा में जो सीटों का बंटवारा दोस्तों ये आपका मुस्लिम, सिख और पारसी के बीच किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
मुस्लिम के लिए सबसे पहले पृथक निर्वाचन कब आया था दोस्तों? तो 1909 में आया था, ठीक है। उसके बाद सिख और पारसी के लिए तो 1919 में। अब ये दोनों अधिनियम कौन कौन से थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। 1909 के अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं और 1919 के अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं, इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाधिकार लेख का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो परमाधिकार लेख का संविधान दोस्तों ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है, यानी यूके से। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं बात किया जाए दोस्तों यूएसए से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में असत्य कथनों को चुनें। ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1982 में किया गया था, ये कथन सही है। ईवीएम का प्रयोग जो पहली बार 1982 में किया गया था। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा है। नहीं, प्रथम राज्य जो है दोस्तों ये केरल है, ठीक है। केरल में जो उपचुनाव हुआ था पहली बार, तो वहाँ पर ईवीएम का यूज हुआ था। तो कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो मेघालय को राज्य का दर्जा दोस्तों 22वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। इस समय जब 22वां संविधान संशोधन 1969 में इसे आपका एसोसिएट स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया था। उसके बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित किया जाता है दोस्तों ये मद्रास में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये 1688 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य नहीं है? सामुदायिक विकास योजना दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था 1952 में। तो इसका उद्देश्य क्या क्या है? तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये सही है। सहकारिता का प्रचार प्रसार करना, ये भी सही है। कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना, नहीं, कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने जैसा इसमें कोई उद्देश्य नहीं रखा गया है। स्त्रियों की दशा में सुधारना, ये भी सही है। तो यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन दोस्तों यहाँ पर गलत दिया हुआ है। योजना आयोग का जो गठन होता है ये आपका 1950 में ही हो जाता है, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब होता है? 1950 में, 15 मार्च 1950 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन गलत है। 15 मार्च 1950 में जो है आपका योजना आयोग का गठन होता है। तो ये दोस्तों हमारा समान अध्ययन का क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोग बताइए कि जो आप लोग 30 में कितने स्कोर कर पाए हैं समान अध्ययन में। बाकी अब हम लोग चलते हैं अपने साइंस के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पहला क्या दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो तापमान को हम लोग जो स्टैंडर्ड है इसमें किस में मेजर करते हैं? तापमान को हम लोग दोस्तों केल्विन में, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल और बल का न्यूटन। तो ये सीधा सीधी मिलान किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की टहनियों को हिलाने से उस पर फल टूटकर नीचे गिर जाता है, इसमें भौतिक का कौन सा नियम या सिद्धांत कार्य करता है? तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है दोस्तों, जड़त्व के नियम के कारण। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे ये आपका पेड़ है, जड़त्व का नियम क्या कहता है? कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में तो विराम में ही रहना चाहेगा और गति में तो गति में ही रहना चाहेगा। तो यहाँ पर फल दोस्तों ये आपका टहनी से इस तरह से लटका हुआ है। जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो ये क्या होता है कि पेड़ की शाखाओं के साथ ये आपका मोशन में आ जाता है, लेकिन फल जो आपका क्या होता है, विराम में ही रहना चाहता है। लेकिन ये जो यहाँ पर इस पॉइंट ये दोस्तों काफ़ी मजबूत से नहीं पकड़ा होता है, ये ढीला होता है, जिसके कारण इसके मोशन के आने की वजह से यहाँ से ये टूट जाता है। और उसके बाद जो हमारा जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, जिसके वजह से जो है फल नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरंगदैर्घ्य परिसर के अनुसार निम्न विद्युत चुंबकीय तरंग का सही क्रम चुनें। तो ये क्या बोला दोस्तों, तरंगदैर्घ्य परिसर के क्रम के अनुसार, मतलब हाँ, ये आपका तरंगदैर्घ्य के अनुसार जो है ये चुंबकीय तरंग का सही क्रम कौन सा होगा, ठीक है। चुंबकीय तरंग का सही क्रम कौन सा होगा? तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए, गामा एक्स यू वी आई एम आर। तो ये देखिए इधर से इधर जाइएगा तो फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इधर से इधर जाने पर आपका तरंगदैर्घ्य इंक्रीज होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और जो आपका लेमडा में रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी फ्रीक्वेंसी तरंगदैर्घ्य से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा
तो आपका लेमडा कम होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका यहाँ पर दोस्तों, तो गामा का। तो सबसे कम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसका हो जाएगा, तो सबसे कम जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगा आपका दोस्तों, ये आपका सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा, गामा का। ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य हो गया गामा का। उसके बाद कौन सा है यहाँ पर, ये एक्स किरण है, तो एक्स किरण दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, गामा हो गया, एक्स हो गया। विजिबल, इन अल्ट्रा वायलेट नहीं है, विजिबल है, तो ये आपका पहला हो जाएगा विजिबल। ठीक है, उसके बाद आपका अवरक्त इंफ्रारेड दिया हुआ है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका हो जाएगा, रेडियो तरंग का, तो ये तीसरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको मिला लेंगे। तो सबसे कम आपका 5, उसके बाद 4, उसके बाद आपका आना चाहिए विजिबल का, तो विजिबल 5 4 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक संख्या किससे संबंधित है दोस्तों, तो मैक संख्या आपका ध्वनि की चाल और पिंड की चाल से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी और सी। मैक संख्या क्या होता है दोस्तों, तो मैक संख्या जो है इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मैक संख्या को निकालने के लिए एक फॉर्मूला, तो किसी माध्यम में पिंड की चाल बटे ध्वनि की चाल। ठीक है, किसी माध्यम में पिंड की चाल, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल को हम लोग क्या कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या अगर 1 से ज़्यादा हो गया, मैक संख्या ग्रेटर देन 1, तो इस तरह की ध्वनि को हम लोग क्या कहेंगे, सुपरसोनिक कहेंगे। और मैक संख्या ग्रेटर देन 5 हुआ तो इसको हम लोग कहेंगे हाइपरसोनिक। ठीक है, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुरक्षित तापमान जिसमें फ्रिज में रखे गए पदार्थ ज़्यादा देर तक ताज़े बने रहेंगे। तो फ्रिज के लिए सबसे सेफेस्ट टेम्परेचर होता है दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो ये फ्रिज में जो है प्रजनन की दर को ये कम कर देता है, जिसके वजह से फ्रिज में रखा सामान ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर 1800 वाट प्रति घंटा बिजली खपत करने वाली किसी इंडक्शन चूल्हा को 10 घंटे तक इस्तेमाल किया जाता है तो कुल कितनी बिजली खपत होगी। ठीक है, यहाँ पर ये आपका नोमरिकल है, तो देख लीजिए, इसको आसानी से बना सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिए, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। कितने वाट का दिया हुआ है, 1800 वाट का दिया हुआ है। कितने घंटे तक यूज कर रहे हैं, 10 घंटे तक यूज कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया टोटल, 18,000 ये वाट आवर। ठीक है, 18,000 वाट आवर हो गया। इसको आप दोस्तों क्योंकि यूनिट में निकालना तो किलो वाट में चेंज कर दे, किलो वाट में इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 18 किलो वाट का हो जाएगा, है ना, 18 किलो वाट। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद आप देखिए क्या करना है यहाँ पर। अब आपको पता है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट होता है 1 यूनिट के बराबर। ठीक है, 1 किलोवाट किसके बराबर, 1 यूनिट के बराबर, या आपका 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसको मैं फिर से साफ से लिख दे रहा हूँ। 1 किलोवाट जो होता है, ये उंगली से लिखने में थोड़ा परेशानी होता है। 1 किलोवाट जो होता है दोस्तों, ये किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होगा, या आपका 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि सब जूल में ही दिया हुआ है तो हमको जूल में ही निकालना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट हो गया 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, तो 18 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, तो 3.6 इंटू 10 का पावर 6, तो 18 और 36 को गुना करिएगा तो आपका ये लगभग 64.8 मेगा जूल आ जाएगा। यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आप गुना करके देख लीजिएगा, 10 का पावर 6 जो है ये मेगा में बन ही जाएगा, तो ये आपका 64.8 मेगा जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन के बारे में चुनना है। निकट दृष्टि दोष में आँख की लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, नहीं, निकट दृष्टि दोष में आँख की लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ये कथन सही है, ये कथन असत्य नहीं, ये सही कथन है। दूर दृष्टि दोष में आँख की लेंस की क्षमता घट जाती है, ये भी कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन दोस्तों असत्य है, तो कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी कथन असत्य नहीं है। निकट दृष्टि दोष के लिए हम किस लेंस का यूज करते हैं, तो अवतल लेंस का यूज करते हैं, और दूर दृष्टि के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं। निम्न में से क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है,
तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का यूज किस में किया जाता है दोस्तों? तो दो मिश्रण को अलग करने में, यानी मिश्रण से तत्वों को अलग करने में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्रोमेटोग्राफी ये तकनीक कहाँ पर यूज करते हैं? तो ये तकनीक उन पदार्थों पर यूज करते हैं जो एक ही तरह के विलायक में घुले होते हैं, ठीक है, जो कि एक ही तरह के विलायक में घुले होते हैं, वहाँ पर हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। जैसे आपको स्याही से रंग अलग करने में कौन सा विधि यूज होगा? तो क्रोमेटोग्राफी यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली होता है, ये बिल्कुल सही कथन है। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 है, तो ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? केवल एक कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। और ये परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली होता है, ये किस परमाणु सिद्धांत के द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ये आपका कौन सा नियम था दोस्तों? तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है ना। डाल्टन था या रदरफोर्ड था? आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका डाल्टन था या रदरफोर्ड। तो ये दोस्तों आपका रदरफोर्ड ही था शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। रदरफोर्ड का जो अल्फा गोल्ड फॉयल जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये पता चला था कि परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली होता है, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार बता दीजिएगा, मुझे लग रहा है ये रदरफोर्ड का ही परमाणु एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित युग्म का चयन करें। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स चलेगा तो प्रेशर कांस्टेंट करेंगे, तो एट कांस्टेंट प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बॉयल्स का नियम क्या कहता है दोस्तों? तो बॉयल्स का नियम में आपका दोस्तों बॉयल टेम्परेचर को यहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो ये आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। दाब का नियम आपका दोस्तों एट कांस्टेंट वॉल्यूम P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, तो ये आपका सही है। गैसीय समीकरण PV=nRT होता है, PV=nRT, तो ये भी आपका गलत है। तो सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चार्ल्स के नियम में आपका प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और ये प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बॉयल्स का नियम में आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। दाब का नियम में क्या होता है दोस्तों? कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गैसीय समीकरण के क्या होता है? तो PV=nRT होता है। टेल यानी टेट्रा इथाइल लेड में पेट्रोल मिलाया जाता है, तो टेट्रा इथाइल लेड में पेट्रोल किस लिए मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि करने के लिए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? जो आपका गाड़ी कभी जब उसमें ये मिला दीजिएगा तो आपका जो गाड़ी का जो खटखट का आवाज़ ज़्यादा आता है वो मशीन से कम आने लगेगा, तो इसलिए इसमें जो है एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि करने के लिए हम लोग टेट्रा इथाइल लेड को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेमेल का चयन कीजिए। मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है राना इंडिकस, नहीं राना ट्रिग्रीना है इसका नाम, ठीक है, राना ट्रिग्रीना, ठीक है, राना ट्रिग्रीना इसका वैज्ञानिक नाम है। मक्खी का मोस्का डोमेस्टिका, ये सही है। आम का मैग्नीफेरी इंडिका, ये सही है। गेहूं का ट्रिशियम असिस्टिवम, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माता का रक्त समूह B तथा पिता का रक्त समूह A है, तो बच्चे का संभावित रक्त समूह कौन सा हो सकता है? तो ये दोस्तों आसानी से निकल जाएगा, वैसे यहाँ पर ये सारे हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका क्या बोल रहा है, माता, उसके बाद फादर, माता का आपका ब्लड ग्रुप B दिया हुआ है और फादर का जो ब्लड ग्रुप A दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करिएगा कि यहाँ पर आप O ब्लड ग्रुप को दोनों तरफ से लगा दीजिए, उसके बाद आप ये दोनों को क्रॉस कर दीजिए, तो ये BA हो जाएगा। थोड़ा सा जगह मेरे को चाहिए, ये आपका मदर हो गया, ये आपका फादर हो गया, ये मदर का आपका B है, फादर का A है। अब दोनों में क्या करिए, दोनों तरफ O से मल्टीप्लाइड कर दीजिए और ये दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए, तो B को A से करेंगे तो ये AB बनेगा, B को O से करेंगे तो OB बनेगा, ठीक है। उसी तरह O को A से करेंगे तो OA बनेगा और O को O से करेंगे तो OO बनेगा। अब देखिए AB ब्लड ग्रुप है तो इसे रहने दीजिए, OB करके कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो एक्स्ट्रा O आ रहा है इसको काट दीजिए,
ओ ए करके कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, जहाँ पर एक्स्ट्रा ओ आ रहा है इसको काट दीजिए। ओ करके कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, तो जहाँ पर एक्स्ट्रा ओ आ रहा है उसको काट दीजिए। तो आपका जो बच गया दोस्तों ए बी। देखिए अब ये टोटल मान लीजिए 100% है, तो 1 2 3 4, तो ये सारा का जो परसेंटेज हो जाएगा 25% हो जाएगा। 25% मतलब ये ए बी बी ए या ओ कोई भी जो है ब्लड ग्रुप बन सकता है बच्चे का। इसी तरह चलिए आप लोग जो है एक आंसर कमेंट करके बताइए कि अगर माता का ए बी है, अब फादर का बी है, माता का ए बी और फादर का बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपका तो ए बी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बी है, तो यहाँ पर हम लोग ओ को मल्टीप्लाइड कर दिए। अब ए को फिर ओ से क्रॉस प्रोडक्ट किए तो ओ ए बी, ठीक है, ओ बी बी, ठीक है। तो ये ओ ख़त्म, ए हो गया, ए बी हो गया, ये आपका ख़त्म, ये आपका ख़त्म। तो यहाँ पर देखिए ये 25, ए बी 25 और बी यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर माता ए बी है और फादर बी है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? बी ब्लड ग्रुप बनने का ज़्यादा संभावना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये निकलता है। एक क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करिएगा कि मान लीजिए माता का जो दोस्तों ए है, माता का ए है, अब फादर का ओ है, तब कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? आप लोग आंसर इसका कमेंट करके बताइएगा अगर समझ गए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपरोक्त में से कौन सा सूक्ष्मदर्शी कीटनाशक है? तो इसमें कौन सा जो सूक्ष्मदर्शी कीटनाशक है? तो ये आपका दोस्तों बेसिलस थुरिंगिएंसिस, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीज पाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो ये आपका नहीं, यहाँ पर मैग्नीज नहीं दोस्तों, मैग्नीशियम होगा। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? तो स्लीपिंग सिकनेस दोस्तों ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, और ये मक्खी का नाम क्या है? तो टिस्टिस मक्खी, ठीक है, टिस्टिस मक्खी के कारण ये होता है स्लीपिंग सिकनेस। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को क्या कहा जाता है? तो चंद्रयान 3 जो दोस्तों इसके रोवर को हम लोग क्या नाम दिए थे? तो रोवर का जो नाम था दोस्तों प्रज्ञान था, ठीक है, और लैंडर का नाम विक्रम था। रोवर का नाम प्रज्ञान और लैंडर का नाम आपका विक्रम। चंद्रयान 3 जब सक्सेसफुली आपका किस दिन? तो 23 अगस्त 2023 को ये सक्सेसफुली चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया था। इसलिए अब जो है दोस्तों ये करंट का न्यूज बना कि अब से जो है भारत सरकार ने ये घोषणा किया कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया जाएगा। तो ये आप लोगों का करंट का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे आप याद रख लीजिएगा, है ना, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की उम्र को पता लगाया जाता है? तो पेड़ों की उम्र दोस्तों वार्षिक वलयों की संख्या से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कहाँ पर मानव शरीर का अधिकांश जो पाचन क्रिया होता है? तो मानव शरीर का अधिकांश पाचन ये छोटी आंत में होता है, ठीक है। छोटी आंत में जितना भी है पाचन, ये सारा पाचन छोटी आंत में हो जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है दोस्तों? तो पाचन होने के बाद जो भी ऊर्जा या अधिकांश चीज़ का अवशोषण का काम होता है बड़ी आंत में, पाचन का काम होता है छोटी आंत में। छोटी आंत से कौन कौन सा जो आपका एंजाइम निकलता है ये इंपॉर्टेंट है। तो छोटी आंत से दोस्तों सबसे पहले आपका कौन सा एंजाइम हो गया? तो एक एंजाइम का नाम लिखिए दोस्तों इरिप्सिन, ठीक है। ये एंजाइम का नाम क्या है? इरिप्सिन। जो ये क्या काम करता है? तो पेप्टेन को जो है पेप्टोन को अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। इरिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन को अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। उसके बाद एक नाम लिखिए लाइपेज। लाइपेज क्या करता है दोस्तों? तो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरीन में चेंज कर देता है। तो ये दोनों एंजाइम का नाम आप लोग लिख के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोहनी एवं घुटने में कौन सी संधि होती है? तो कोहनी एवं घुटने में कौन सी संधि होती है? तो इसमें हिंज ज्वाइंट होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा साइंस का पोर्शन खत्म हुआ। आप लोगों को जो है साइंस में 20 में कितने मार्क्स आए कमेंट करके बताएं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर की तरफ। मैथ के क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ। इसके लिए अब हम लोग अलग से जो है जब हमारे पास आ जाएगा स्टाइलस पेन, उसके बाद हम लोग जो है मैथ के क्वेश्चन को करेंगे। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को डैश भी कहते हैं। तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा डिजिटल कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो डिजिटल कार्यक्रम से संबंधित कौन नहीं है ये पूछ रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्सों का बेहतर बनाना, ये नहीं हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी डिजिटल कार्यक्रम जो है ब्रॉडबैंड हाईवेज को बनाना है, ई गवर्नेंस को लागू करना है,
सभी के लिए जानकारी उपलब्ध करना है। ठीक है, जो डिजिटल कार्यक्रम चला गया था दोस्तों, इसमें जो है 9 स्तंभ को लगाया गया था। ठीक है, 9 स्तंभ यानी डिजिटल कार्यक्रम के बारे में 9 चीज़ों को रखा गया था, जिसमें ब्रॉडबैंड हाईवेज है, मोबाइल कनेक्टिविटी सभी के लिए, पब्लिक इंटरनेट। ठीक है, मैं लिख दूं क्या, ये तो हो गया ब्रॉडबैंड हाईवेज, ई गवर्नेंस सभी के लिए जानकारी, उसके बाद आपका मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई क्रांति। ठीक है, तो ये सारे जो है डिजिटल कार्यक्रम से संबंधित हैं। रोम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रोम दोस्तों आपका इंटरनल भी है, प्राइमरी भी है और नॉन वोलेटाइल भी है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा न्यूमेरिक आंकड़ा या डेटा के अंतर्गत आते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक में जो आपका दोस्तों न्यूमेरिक वैल्यू प्लस आपका अल्फ़ाबेटिकल नंबर दोनों आ जाएंगे, तो यानी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा चिन्ह, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में सेवा के रूप में प्रदान नहीं किया जाता है। तो कौन सा जो है यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग में सेवा के रूप में प्रदान नहीं किया जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड किया जाता है, सॉफ्टवेयर ये भी प्रोवाइड किया जाता है, प्लेटफॉर्म ये भी आपका प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MICR का फुल फॉर्म क्या है। तो MICR ये तो काफ़ी आसान है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन काउंट जीरो निम्न में से कौन सा सही व्याख्या करता है। तो काउंट जीरो का मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर जो काउंट जीरो का जो मतलब होगा, यह एक रेंज में सेल की संख्या को गिनता है जो खाली नहीं है। ठीक है, काउंट जीरो मतलब एक ऐसे सेल की संख्या को गिनेगा जो खाली नहीं है, ब्लैंक नहीं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको 255.255.255.0 सौंपा गया है। तो ये किसको सौंपा गया है दोस्तों, ये आपका एक तरह का क्या है, आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस है, ये सबनेट मार्क्स हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्दों की लंबाई की प्रास कितना है। तो सुपर कंप्यूटर में जो शब्दों की लंबाई की प्रास है ये 64 बिट तक है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस W का यूज किस लिए किया जाता है। तो MS वर्ड में जो कंट्रोल प्लस W विंडोज को क्लोज करने के लिए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से कौन कनेक्टिंग डिवाइस है। तो हब, राउटर, ब्रिज ये सभी कनेक्टिंग डिवाइस है, गेट ये सभी जो है आपका कनेक्टिंग डिवाइस है। वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर के पहचान दोस्तों ये कुकीज के द्वारा किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से आस्की यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये आपका जो हो जाएगा, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका डिजिटल सिग्नल से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। ब्लॉक शब्द है, 2 शब्दों का संयोजन है। तो ब्लॉक किससे किससे बना, तो ये वेब ब्लॉक से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेटा डिक्शनरी को जाना जाता है तो मेटा डेटा डिपोजिटरी के रूप में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डेटा डिक्शनरी को किस रूप में जाना जाता है, तो मेटा डेटा रिपोजिटरी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय पर कार्य करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है। तो हम लोग यहाँ पर जो है एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक ही कंप्यूटर पर काम करेगा, तो यहाँ पर हम लोग डिजिटाइजर नहीं टर्मिनल का यूज करेंगे, तब तो अलग अलग सबको टाइम स्लॉट कर पाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ALU डैश परिचालन संपन्न करता है, तो ये आपका अर्थमेटिक एंड लॉगरिथमिक हो जाएगा, अर्थमेटिक एल्गोरिथमिक लॉगरिथमिक। तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल दोनों हो जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी। OMR का फुल फॉर्म, तो OMR का ये आपका दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। OCR का फुल फॉर्म, फिर से OCR का फुल फॉर्म, तो ये आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कारक किसके द्वारा, तो माउस डॉग, तो डगलस एजेलबर्ट, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड से संबंधित ज्ञान। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, इन जिलों में खास क्या है। तो इन जिलों में खास क्या है दोस्तों, तो ये सभी जिला से आपका कर्क रेखा होकर गुजरता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है।
तो राजमहल क्षेत्र में जो नुकीली पहाड़ी है, नुकीला पहाड़ी है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो टोंगरी के नाम से जानते हैं। और ये जो गुंबद नगा आकार है उसको हम लोग डोंगरी के नाम से जानते हैं। यानी जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर रांची में। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा अभ्यारण्य जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? उद्धव पक्षी विहार अभ्यारण्य साहेबगंज। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मयूराक्षी परियोजना के तहत निर्मित मसानजोर बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो मसानजोर बांध को हम लोग दोस्तों कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कहाँ पर है? दुमका में है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का मूल विस्तार झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ है? तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों का विस्तार दोस्तों ये कोल्हान के क्षेत्र में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो धारवाड़ क्रम के चट्टान, तो धारवाड़ क्रम के चट्टान में ज़्यादातर लौह मिलता है। यानी जो करेक्ट आंसर पहला का ए हो जाएगा। आर्कियन बॉक्साइट से राजमहल ट्रैप में ग्रेनाइट और आपका विंध्यन में बालुआ पत्थर। यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था? तो ये किसके द्वारा? तो शशांक के द्वारा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान पहली बार गांधी रांची का आवागमन हुआ था? तो किस आंदोलन के दौरान दोस्तों? तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 में। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है उसका चुनाव करना है सत्य कथन के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयान ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण किया, ये कथन आपका सत्य है। तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकन थे, तो यहाँ पर क्या सत्य कथन का चुनना है। तो ये आपका दोनों कथन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयान ने जो है हजारीबाग क्षेत्र में आक्रमण किया था, ये सही है। तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकन था, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? तो झारखंड के क्षेत्र में जो वैष्णव मत का प्रचार प्रसार चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया था। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में आदिवासी निम्नलिखित में से किस पौराणिक पात्र की पूजा करने पर शांति हेतु आग्रह करते हैं? तो ये बलि चक्रवर्ती। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगा बोंगा के अतिरिक्त कोल जनजाति निम्न में से किस देवी देवताओं को पूजा करते हैं? तो शंकर भगवान, बजरंगबली, दुर्गा और काली, ये सभी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गायब होता हुआ देश, ये उपन्यास के लेखक कौन है? तो गायब होता हुआ देश ये रानेंद्र के द्वारा लिखा गया है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालतो भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो मालतो और कुड़ुक जो है दोस्तों ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस व्यक्ति को उनके नाटक राही रावण कान्हा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो ये भोगला सोरेन। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला खूंटी से सीमा नहीं बनाता है? तो खूंटी से सीमा कौन सा जिला जो है नहीं बनाएगा दोस्तों? तो ये आपको मैप याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। तो ये आपका सरायकेला खरसावां, ठीक है। यहाँ पर आपका खूंटी है, खूंटी के पास में ये गुमला हो जाएगा, सिमडेगा हो जाएगा, यहाँ पर सिंहभूम। आप ये जो है सरायकेला खरसावां जो है खूंटी से सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज का उत्पादक झारखंड राज्य में होता है? तो किस खनिज का उत्पादन झारखंड राज्य में होता है? कोयला पायराइट, कोयला अभ्रक, कोयला बक्साइट, ये सभी खनिज का होता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुम्मिलित युग्म का चयन करना है, कौन सा इसमें सुम्मिलित है? तो फेल्सपर में झारखंड का स्थान कितना है? ये 8वां, नहीं ये 7वां है दोस्तों। चाइना किले में झारखंड का स्थान कितना है? चाइना किले में ये सही है, 6ठा है। फायर किले में झारखंड स्थान 4था है। और ग्रेनाइट में जो झारखंड का स्थान 3रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुम्मिलित नहीं है? यहाँ पर फिर से पूछ रहा कौन सुम्मिलित नहीं है? तो भारत वेस्ट फोलियो लिमिटेड, धुरवा रांची, नहीं ये पहला ही गलत हो गया दोस्त। ये जो है भारत वेस्ट फोलियो लिमिटेड रांची में, ये कहाँ पर है? तो रांची में ये नामकुन में, धुरवा में नहीं, नामकुन में, ठीक है। बाकी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ये धनबाद में है। इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में है। एशियन रिफैक्टरीज बोकारो में है। ये सभी यहाँ पर है। बाकी ये जो पहला वाला गलत है, ये नामकुन में हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग निजी समूह में नहीं है? निजी समूह में नहीं है
तो ये आपका प्राइवेट यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो इंडो एशियाई सेल रिफैक्ट्रीज, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सेल आपका दोस्तों गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार झारखंड राज्य में भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है, तो ये 76%, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मुंडा विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर सत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है। तो 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राहे क्षेत्र में मुंडाओं के द्वारा विद्रोह किया गया था, ये सही है। इस विद्रोह के कारण जमींदारों के द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनता को अस्वीकार करना था, ये भी सही है। यह विद्रोह विष्णु मानके के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार था, ये भी कथन सही है, यानी यहाँ पर सारे कथन सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 1807 ईस्वी में तमाड़ के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो 1807 ईस्वी में तमाड़ का जो मुंडा विद्रोह था इसका जो नेतृत्व था ये दुखन मानकी के द्वारा किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दिया था, तो चांद और भैरव को ये किस स्थान पर दोस्तों, तो बढ़ैत में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चांद और भैरव का संबंध किस विद्रोह से था, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि को होती है, तो इनको 6 जून को गिरफ्तार किया जाता है, 6 जून को गिरफ्तार किया जाता है, 9 जून की इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सहाय योजना किससे संबंधित है, तो सहाय योजना दोस्तों ये आपका संबंधित है खेल से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सहाय योजना कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 15 दिसंबर 2021 को सहाय योजना स्टार्ट हुआ था। सहाय का आपका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, याद कर लीजिएगा अगर मन हो तो। सहाय योजना तो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, इस तरह से इसका फुल फॉर्म है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा एक बार, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड पर्यटन नीति 2020 के तहत राज्य में कितने पर्यटन हॉटस्पॉट पहचान किया गया, तो राज्य में जो पर्यटन हॉटस्पॉट का है 130, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दीदी बाड़ी योजना किससे संबंधित है, तो दीदी बाड़ी योजना दोस्तों इसका संबंध कुपोषण से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, 2020 में। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास के अध्यक्ष दोस्तों ये मुख्यमंत्री होते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन के बारे में चुनना है। सुधीर तिर्की का संबंध तीरंदाजी से नहीं, ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। सुधीर तिर्की किससे संबंधित है, फुटबॉल से। बिरसा भगत का संबंध फुटबॉल से नहीं, ये एथलीट्स हैं। बिरसा भगत कौन है, एथलीट्स हैं, तो ये दोनों कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है, तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम आपका जमशेदपुर में, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो ये दोस्तों किन्हें मिला है, तो ये आपका अजीत आजाद को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा पर्यटन स्थल हजारीबाग जिले में स्थित नहीं है, तो हजारीबाग तो है, सूर्यकुंड भी है, इसको पेंटिंग में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के 5वें चरण में रांची को भारत में कौन सा स्थान मिला, तो ये इसमें रांची को कौन सा स्थान मिलता है दोस्तों, तो ये दूसरा स्थान मिलता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वसुधा ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वसुधा ऐप दोस्तों ये भूमि से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी वाला जिला कौन सा है, तो नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी वाला जिला पाकुड़ है। वैसे अगर बात किया जाए ओवरऑल तो चतरा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा चतरा में, उसके बाद पाकुड़ दूसरे नंबर पर है। सबसे कम गरीबी दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में है। झारखंड का पहला बायो सीएनजी स्टील प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो झारखंड का पहला बायो सीएनजी प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किसे राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब से नवाजा गया है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा हेमा कुमारी हो जाएगी। और आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है झारखंड सरकार के द्वारा संचालित ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या है, तो स्कूली शिक्षा में सुधार लाना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सो दोस्तों हम लोग यहाँ पर टोटल 110 क्वेश्चन को कवर करते हैं।
तो आप लोगों का 110 में कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट करके बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।